हाँ तो बच्चों अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, है ना। अगला प्रश्न संख्या 6 कहता है कि निक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है और कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाता है। यानी निक्रोम का बच्चों एक एलिमेंट है जो कि जब अपन उसको 230 वोल्ट सप्लाई से संयोजित करते हैं तो स्टार्टिंग में उसमें करंट होता है 3.2 एम्पियर और कुछ टाइम बाद में उसमें जो धारा है वो घट करके और 2.8 हो गई। बच्चों धारा घटी है, विचार कीजिए, धारा घटी है और धारा घटने का मतलब है प्रतिरोध का मान बढ़ गया। यानी बच्चों वो जो एलिमेंट था निक्रोम का उसका प्रतिरोध बढ़ चुका है और आप सब जानते हो प्रतिरोध बढ़ा है, इट मींस प्रतिरोध बढ़ा है। इट मींस क्यों बढ़ा है? वो बढ़ा है क्योंकि जब उस निक्रोम के एलिमेंट से करंट फ्लो होता है तो बच्चों वायर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। वायर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और गर्म होने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ गया और आप सब जानते हो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो इस सवाल में बच्चों आपको धारा के मान देने का मतलब है इनडायरेक्टली उसने आपको प्रतिरोध के मान दे दिए हैं। क्यों दे दिए हैं? क्योंकि बच्चों हम ओम नियम लगाए और V बट्टा I से जब धारा 3.2 एम्पियर बह रही थी तब कितना प्रतिरोध था वो निकाल लेंगे और जब धारा घटकर 2.8 हो गई तब कितना प्रतिरोध हो गया वो भी I से निकाल देंगे, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में बच्चों भले ही धारा चेंज हो गई है लेकिन V तो वही सेम है 230। हाँ सर, तो V अपॉन I से इन दोनों ही कंडीशंस में जो प्रतिरोध होगा वो अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है सर, दो कंडीशन में हमें प्रतिरोध के मान दिए हुए हैं। अब बच्चों आगे सवाल कहता है यदि कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? समझो सवाल को। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जब आपने उस तापन अवयव में करंट फ्लो स्टार्ट किया, जब उसमें धारा 3.2 एम्पियर थी तो वो कहां रखा था? कमरे पे रखा था और कमरे का ताप कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो कमरे का ताप है बच्चों वही उस एलिमेंट का टेम्परेचर है। तो स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों ये वो टेम्परेचर है जब उस अवयव में धारा कितनी थी? 3.2 एम्पियर थी। लेकिन कुछ टाइम बाद बच्चों चूंकि उसमें धारा बह रही है तो वो गर्म हो गया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया है और वो टेम्परेचर बढ़ जाने से उसमें धारा घट गई है। लेकिन वो जो टेम्परेचर हुआ है बच्चों इस कंडीशन में जब धारा 2.8 एम्पियर बह रही है तब प्रतिरोध जब टेम्परेचर कितना है बच्चों ये हमसे पूछा गया। अगर हम इसको बच्चों अपने सूत्र के हिसाब से बात करें तो बच्चों में R1 और R2 दे दिए, इसने इनडायरेक्टली अपन निकाल लेंगे। सर धारा दी, इट मींस हम R1 और R2 निकाल लेंगे। और कंडीशन नंबर 1 जहां हमें प्रतिरोध R1 है उसके संगत बच्चों हमारे पास टेम्परेचर भी है जिसको इसको अपन मान लेंगे T1 और कुछ टाइम बाद उसका प्रतिरोध बढ़ गया आपको पता है, तो वो टेम्परेचर कितना उसको अपन मान लेंगे T2। तो बच्चों आपसे वो T2 ही पूछा गया है और आप सब जानते हो ऐसे प्रश्नों में सर हमें अल्फा की रिक्वायरमेंट भी होती है और सवाल ने जाते करते अपने अंतिम लाइन में आपको अल्फा का मान भी दे दिया। तो बड़ा आसान प्रश्न है, कैलकुलेशन का बस ध्यान रखना है, बड़े आराम से हम इसको करने जा रहे हैं। चलिए भाई साहब आ जाइए मेरे साथ और फटाक से हम बात करते हैं कि सवाल में हमें क्या दिया गया। तो सबसे पहली जो डिटेल इस सवाल ने हमें दी है वो दिया बच्चों कि आपने कितना विभवांतर लगाया है। सर हमें V बराबर दिया है 230 वोल्ट। अरे भैया V बराबर क्या दिया है? 230 वोल्ट। ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद बच्चों स्टार्टिंग में जो करंट था वो 3.2 एम्पियर, इसको मैं मान के चल रहा हूं I1। तो I1 है अपना 3.2 एम्पियर। ठीक है साहब। अब बच्चों आपके पास किसी पर्टिकुलर कंडीशन में V का मान और I का मान है तो उस कंडीशन में उसका प्रतिरोध कितना निकाल सकते हो? हाँ सर। तो बच्चों हम अगर ओम का नियम लगाएं तो जो प्रतिरोध होगा उसको मैं R1 कह रहा हूं वो कितना होगा? V अपॉन I। तो यहां पर करंट कितना? I1 है। हाँ सर। तो प्रतिरोध का मान कितना आया सर? सर V का मान तो है 230 और सर I1 का मान है 3.2। सर I1 का मान है 3.2। बच्चों यहां पर R1 बराबर क्या हो जाएगा? सर मैं क्या करता हूं, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। यानी सर 230 बट्टा 3.2 को चाहो तो आप 2300 बट्टा 32 भी लिख सकते हो। अभी ये कैलकुलेशन करेंगे अपन, R1 का मान निकाल लेंगे। चलो क्लियर? हाँ सर। अब बच्चों आपको पता धारा ये पहले थी, बाद में धारा घट चुकी है, तो बच्चों वोल्टेज तो उस समय भी 230 ही। हाँ सर। तो V बराबर अभी भी 230 है। हाँ सर। अभी भी सर V बराबर तो 230 है, लेकिन सर एक बात बताऊं क्या, धारा अब वो नहीं है जो पहले थी। अब 3.2 नहीं सर, धारा घट गई है तो इस धारा को मैं कह रहा हूं I2 है। तो ये धारा कितनी होगी बच्चों? 2.8। देखो बच्चों धारा घटी है, समझ जाओ, प्रतिरोध
तो यहां वापस अगेन आप ओम का नियम लगाओ, तो ओम का नियम कहता है आर बराबर होता है वी बट्टा आई। बच्चों यहां पर करंट I2 मान रखा आपने, तो वी बट्टा I2 हो जाएगा। R2 बराबर वी का मान कितना है सर 230 है, और बट्टा में आ गया 2.8, है ना। R2 बराबर बच्चों क्या होगा सर, पॉइंट हटेगा तो ये हो गया आपके 2300 कितना, और बट्टा में क्या है 28। हाँ सर बट्टा में 28 है, बिल्कुल अच्छी बात है सर, बट्टा में 28 है। तो ये भी कैलकुलेशन अपन करके और R2 निकाल लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर। तो R1 और R2 भी अपन भाग लगा के निकालेंगे, और उसके साथ साथ बच्चों इस सवाल में हमें क्या दिया गया सर, अल्फा दे रखा है। बोलो अल्फा कितना दिया सर, अल्फा दिया 1.7 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। क्लियर है बच्चों? हाँ सर। बच्चों इस कंडीशन में, ये जो स्टार्टिंग कंडीशन है बच्चों, उस कंडीशन में टेम्परेचर कितना है सर, ये वो कंडीशन है जब कमरे का ताप आपने देखा, वही इसका ताप होगा सर, कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके उस एलिमेंट्स में से करंट गुजर रही थी 3.2 एम्पियर, तो प्रतिरोध हम निकाल लेंगे। और बच्चों इस कंडीशन में चूंकि आपको पता है तार आपका गर्म हो चुका है, इसलिए धारा कम हुई है उसमें, तो अब जो टेम्परेचर बच्चों वो है T2, और वो हमें सर ज्ञात करना है। सर ये T2 ही हमें ज्ञात करना है। ओके सर। अब बच्चों सबसे पहले अपन चलते हैं R1 को कैलकुलेट करने के लिए। सर R1 को कैलकुलेट करने के लिए 2300 में 32 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 2300 में हमें किसका भाग लगाना मेरे भाई सर, 2300 में हमें भाग लगाना 32 का। तो बच्चों 32 का भाग अगर आप है ना 2300 में दोगे, 3 7 21, तो लगभग 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14 और 21 और 2 22, 224। क्या बच गया? 6 बच गया। अगला जीरो उतारो, 32 का भाग 64 ज्यादा हो जाएगा सर, एक बार जाएगा, कितना आ गया 32 आ गया। बोलो क्या बचा? बोलो क्या बचा सर? ये तो बच गया 8, और यहां पे बच गया, बोलो सर, यहां पे बच गया 32 का भाग, हाँ 32, 10 में से गए 8, ये आ गया 2। ठीक है। अब 28 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगेगा सर, मैंने जीरो लगा दिया, तो ये आपका चला जाएगा 224, मतलब 7 बार जा रहा है, तो 32 एक और ऐड कर दे अपन, 224 और 32 256, कितना आ गया 256, यानी कितनी बार गया? 8 बार गया सर। क्या बचा? अरे क्या बचा सर? 4 और 2 सर 24 बचा। फिर से जीरो उतारो सर, ये जीरो उतारेंगे तो 32 का भाग वही 224, 7 बार जाएगा सर, कितना आया 224, कितना आया 224। क्या बचा? क्या बचा सर? ये बच गया आपके 16, 240 में से ये गया 16, है ना। फिर से जीरो लगाओ, 160 में 32 का भाग सर, ये तो 5 बार चला गया, आई थिंक 5 बार पूरा ही चला गया, 5 दूनी 10 और 1 15, 160, ये लो साहब 5, यानी बच्चों आप क्या आया 71 पॉइंट, जल्दी से बताओ 71.875 ओम। ये बच्चों आपका R1 आया। अब बच्चों अपन R2 कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करते हैं? R2। हाँ सर R2 कैलकुलेट कर लो सर R2 कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए भैया, तो R2 कैसे करेंगे सर? अपना जो 2300 है ना, हाँ सर, जो अपना सर 2300 जो दे रखा आपने को, उसमें अपन 28 का भाग लगाएंगे। तो सर 32 का भाग 230 में गया था 7 बार, तो इसका ये ज्यादा बार जाएगा, 8 बार ही जाएगा, ये 8 बार दो आप, है ना। 28 गुणा 8 करो एक बार, 28 गुणा 8, ये आया 4, ये आया 6, 224 सर, 224 ही आ रहा। हाँ क्या बचा? 6, है ना। फिर उतारो जीरो, 28 का भाग 2 बार चला गया बच्चों, 56 आ गया। फिर क्या बचा? 4, पॉइंट लगाओ जीरो सर, एक बार गया, कितना आया 28 सर, 12 बच गए जीरो, 28 56 सर, 4 बार जाएगा 112, क्या बचा सर? 8 बचा। फिर जीरो उतारो, 28 28 दूनी 56 और 28 दूनी 56 और 56 और 28 कितने हो गया? 8 से 14, और ये लगभग, ये मैं इसको 3 बार देखे और खत्म कर रहा हूं कहानी को, 82.143, 82.143, ये अपना आ चुका बच्चों R2, ये अपना आ चुका बच्चों R2। यहां पर बच्चों 28 का भाग है ना 80 में 2 बार जाएगा 56, फिर आगे और भाग देंगे तो भाई साहब वो भाग है ना 5 से ज्यादा बार जाएगा, तो पूर्णांकित करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 82.143, है ना। तो मैंने दशमलव के बच्चों 3 अंकों तक प्रतिरोध निकाले हैं, इससे अपना एग्जैक्ट आंसर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एनसीईआरटी के आंसर तक अपन मैच खा लेंगे। ठीक है सर, ओके सर, बहुत बढ़िया बात है सर। तो यहां पर बच्चों हमने इन दोनों ही कंडीशंस में प्रतिरोध निकाल लिया। अब बच्चों इस सवाल में कुछ भी नहीं बचा, अगर आपको सूत्र याद है तो बड़े आराम से आप करोगे। ये आपका हो गया बच्चों R1, ये आपका हो गया बच्चों R2, ये आपका हो गया बच्चों T1, T2 हमें पता करना अल्फा में दे रखा, बड़े आराम से करेंगे। और आप सब जानते हो डेल्टा T क्या होता है सर? डेल्टा T होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ओके सर, तो बात करते हैं सूत्र से। तो हम सब ने ये सूत्र पढ़ रखा है बच्चों, क्या पढ़ा है सर? सूत्र था अपना
है ना, एनसीईआरटी में खूब सारे प्रश्न कर चुके हैं। अब इसके अपन R2 बराबर होता है सर R1 कोष्टक 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आता है। यहां पर ध्यान रखना कि आपने R1 से R2 प्रतिरोध करने के लिए कितना टेम्परेचर बढ़ाया, ये है वो चीज, ठीक है सर। और ये होता क्या है सर, इस वाले और इस वाले टेम्परेचर का डिफरेंस है सर, ये डिफरेंस है T2 माइनस T1 नहीं है। तो अगर डेल्टा टी आ गया तो मैं T2 आराम से निकाल लूंगा। चलो देखो भैया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं मैं इसका। R2 बराबर हो गया बच्चों R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी। हाँ सर, R1 का आपने अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा टी। बोलो क्लियर? हाँ सर। हमें क्या चाहिए सर? हमें तो मुक्ति चाहिए सर इन सवालों से, तो डेल्टा टी चाहिए सर हमें। तो डेल्टा टी बराबर क्या होगा मेरे भाई? डेल्टा टी बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा। बोल क्लियर? हाँ सर क्लियर। मान चिपकाओ अभियान के तहत बच्चों जितने भी मान है वो अपन चिपकाने वाले। R1 R2 हम निकाल चुके हैं, अल्फा का मान सवाल में दे रखा है। चलो भैया, डेल्टा टी बराबर R2 कितना आया? R2 कितना आया था? R2 आया था 82.143, 82.143 माइनस R1 कितना है? R1 कितना है? 71.875, 71.875। ओके सर। R1 का मान फिर से 71.875 गुणा अल्फा का मान 1.7 गुणा 10 की पावर -4। बच्चों यहां पर हमें 82.143 में से 71.875 घटाना है और उसके बाद बच्चों इसका हमें इसमें भाग लगाना है। ये कैलकुलेशन जब आप करोगे, मैं तो पता नहीं कितनी बार कर चुका हूं, आपको ये कैलकुलेशन करके देखनी है। जब ये कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो आपका डेल्टा टी आ जाएगा 840 पॉइंट कुछ आएगा, 840 पॉइंट कुछ कैलकुलेशन आएगी। हम इसको राउंड फिगर 840 ले रहे हैं बच्चों, तो 840 डिग्री सेंट ये आपका डेल्टा टी आएगा। ये आपका डेल्टा टी है, आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया। अब बच्चों आप सब जानते हो, आप भली बातें जानते हो, चूंकि डेल्टा टी बराबर क्या है भैया? T1, सॉरी डेल्टा टी क्या है सर? दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो हमें तो T2 चाहिए ना, तो T2 बराबर क्या होगा? तो सर T1 को इधर फेंक दो, तो सर ये होगा डेल्टा टी प्लस T1। हाँ भाई, तो यहां पर बच्चों T2 बराबर सर डेल्टा टी कितना है? सर डेल्टा टी 840 है, T1 कितना है? 27 है स्टार्टिंग में। हाँ, तो ये आ गया 867 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर बच्चों आपका जो टेम्परेचर है वो 867 डिग्री, यानी उस निक्रोम के अवयव का टेम्परेचर बच्चों कितना हो चुका है? 867 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। तभी तो उसका प्रतिरोध बढ़ चुका है और तभी तो उसमें धारा जो पहले 3.2 एम्पियर बह रही थी वो अब 2.8 एम्पियर ही बह रही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। बोलो क्लियर? आपको वोल्टेज दे रखा था और दो कंडीशन में धारा के मान दे रखे। अगर वोल्टेज और धारा हो तो हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो इस वोल्टेज में इस धारा का मान दिया, जो प्रतिरोध आया ये आया, इस वोल्टेज में इसका भाग दिया तो ये प्रतिरोध आया। तो R1 और R2 के मान आपके हैं। इस कंडीशन में टेम्परेचर था 27। अब आपका निक्रोम का अवयव गर्म हो चुका था तो उसका टेम्परेचर कितना हो गया ये हमसे पूछ रहा है और अल्फा सवाल में दे रखा था। तो हमने बड़े आराम से सूत्र अप्लाई किया, मान कैलकुलेशन किया, 840 डिग्री सेंटीग्रेड के आया और ये कर लिया। अब बच्चों यहां पर अगर आप दशमलव के 2 अंकों तक करोगे ना इसको आप, तो एग्जैक्ट वैल्यू तक नहीं पहुंच पाओगे। तो हमने क्या किया, दशमलव के 3 अंकों तक कहानी को बढ़ाया है ताकि बुक के आंसर के बिल्कुल आजू बाजू हम पहुंच जाए। तो हम लगभग आजू बाजू पहुंच गए, 840 पॉइंट कुछ आएगा, जिसको अपन ने राउंड फिगर 840 ले लिया है। यह आया टेम्परेचर का डिफरेंस और डेल्टा टी क्या होता है? T2 माइनस T1। कैलकुलेशन किया 867 है ना, 867 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर आ चुका। बोलो क्लियर? ओके।